समय हड़कंप मच गया जब उसके घर वालों को पता लगा कि वो गर्भवती है। संध्या भी कुमारी है और इस तरह कुमारी लड़की का गर्भवती हो जाना परिवार और समाज की नजर में पाप के समान ही माना जाता है। बड़ा शहर हो तो फिर भी लोग इस चीज को पचा लेते हैं, लेकिन छोटे से गांव में अगर इस तरह कोई लड़की गर्भवती हो जाए तो वो खुद के लिए मुसीबत तो लाती ही है, अपने परिवार के लोगों के लिए भी चिंता का समंदर लेकर आती है। हे भगवान, क्या तुझे इसी दिन के लिए हमने पैदा किया कि तू दूसरे से मुंह काला करवाए? माँ, ऐसा मत कहो, मैंने कहीं मुंह काला नहीं करवाया। चुप चुप कर, ये मुंह काला नहीं करवाया तो फिर क्या किया है तूने? तुझे पता भी है कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है तूने। अगर ये बात गलती से भी किसी को पता लग गई तो पहले तो गांव वाले हमारा हुक्का पानी बंद करेंगे, उसके बाद हम सभी को गांव से निकाल देंगे। हाँ। संध्या का परिवार बहुत सीधा साधा था। उसके पिता किसान थे। घर में उसकी एक और छोटी बहन बिंदिया थी जो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। संध्या के इस तरह गर्भवती हो जाने से उसकी माँ को बिंदिया के भविष्य की भी चिंता होने लगी थी। इस लड़की ने तो पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है हमसे। अरे खुद तो खड्ड में गिरी ही हम सभी को उसमें डाल दिया। मेरा तो मन कर रहा है कि इसे मारकर खेत में गाड़ दूं, या नहीं तो खुद फांसी पर लटक जाऊं। ऐसा मत कहिए जी, गुस्से पर काबू रखिए और ठंडे दिमाग से कोई रास्ता निकालिए। बेचारी संध्या के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। पल में ही वो सबकी नजरों से गिर गई थी। गांव के एक लड़के विवेक से उसका प्रेम संबंध था और प्रेम में वो दोनों सारी सीमाएं लांघ चुके थे। एक दिन संध्या ने उससे अपने गर्भवती होने की बात कही तो अब क्या होगा विवेक, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे तुम काहे चिंता करती हो, मैं हूँ ना, शादी करूंगा तुमसे, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे अपनाऊंगा। विवेक ने संध्या से ये कह तो दिया कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन खुद दहेज के लालच में उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। संध्या का मन तो किया कि वो आत्महत्या कर ले, लेकिन वो अपने होने वाले बच्चे की मौत का कारण नहीं बनना चाहती थी और घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाना चाहती थी। लेकिन इसी बीच उसके घर वालों को उसके गर्भवती होने का पता लग गया। सुनिए, मैंने संध्या के लिए एक लड़के का पता लगाया है, दूसरे गांव का है वो, बहुत ही गरीब लोग हैं वो, ज्यादा दहेज की मांग भी नहीं है उनकी, बहुत सीधा साधा परिवार है उनका। अरे उन्हें कुछ पता तो नहीं लगेगा ना? अरे कुछ भी पता नहीं लगेगा, बस किसी तरह इसकी शादी हो जाए, नहीं तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। संध्या के घर वालों ने उसकी शादी जमालपुर गांव के प्रमोद से कर दी। प्रमोद का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन उसके सास ससुर और ननद का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। शादी के दूसरे दिन ही संध्या को पता लगा कि प्रमोद के घर में शौचालय नहीं है। उसकी ननद ने उसे बताया कि उसे सुबह सुबह ही खुले में शौच के लिए जाना होगा। ये सोचकर संध्या चिंता में पड़ गई। अरे भाभी, चिंता की क्या बात है इसमें, गांव में कई घरों में शौचालय नहीं है, सारी औरतें तो खुले में ही जाती हैं। संध्या खुले में ही शौचालय जाने लगी। एक दिन की बात है, एक दिन संध्या झाड़ियों के बगल में शौच कर रही थी, तभी उसके पेट में जोर का दर्द उठ गया। ये मेरे पेट में दर्द कैसे शुरू हो गया? संध्या का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और वो जोर जोर से कराहे जा रही थी। और जब उसके कराहने की आवाज रुकी तो फिर वहां एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। संध्या ने एक बच्चे को जन्म दिया था। संध्या ने जब उस बच्चे को देखा तो उसकी ममता उस पर उमड़ पड़ी। उसने उसे गोद में उठाकर गले से लगा लिया। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा मुन्ना, मत रो मेरे बेटे, मत रो। संध्या ने उसे बहुत प्यार किया, उसे पुचकारा, लेकिन उसे वापस अपने ससुराल भी तो जाना था और वो इस बच्चे को लेकर ससुराल तो नहीं जा सकती थी। क्या करूं मैं, कैसी असहाय माँ हूं मैं जो अपने बच्चे को लेकर अपने घर भी नहीं जा सकती। लेकिन अगर इसे ऐसे ही खुले में छोड़ दिया तो जंगली जानवर तो इसे मार देंगे। एक काम करती हूँ, मैं इसके लिए छोटा सा पत्तों का घर बना देती हूँ और इसे उसी में रख देती हूँ। मैं इसे हर दिन देखने आया करूंगी। संध्या ने पत्तों का बिस्तर और पत्तों का घर बनाया और अपने बेटे को उसी में रख दिया। हर दिन वो अपने बच्चे को सुबह और रात को देखने जरूर आती, उसे दूध पिलाती, उसे गोद में खिलाती और उसे लोरी गाकर सुलाती भी। सो जा मुन्ने सो जा, लाल पलंग पर सो जा, निंदिया रानी आएगी, मुन्ने को सुलाएगी, राजा बेटा सो जा, प्यारा बेटा सो जा। संध्या अपने बच्चे को अपने पास तो रख नहीं सकती थी,
लेकिन वो उसे अपने पास रखे बिना भी उसका पूरी तरह ध्यान रख रही थी। लेकिन एक बार की बात है, संध्या जब अपने बच्चे के पास आई तो उसका बच्चा वहां नहीं था। वो तो वहां से गायब हो गया था। अरे मेरा मुन्ना, कहाँ गया मेरा मुन्ना? संध्या ने अपने बेटे को बहुत ढूंढा लेकिन वो उसे नहीं मिला। किसी अनहोनी की आशंका से संध्या का दिल बहुत घबरा रहा था। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरे मेरा मुन्ना कहाँ गया? मेरा बेटा, मेरा लाल, अरे कहाँ खो गया मेरा लाल? मुन्ना, मुन्ना। संध्या ने अपने बच्चे की बहुत तलाश की लेकिन वो नहीं मिला। इसके बावजूद भी संध्या हर दिन उसी जगह पर इस आस में आती कि उसका बेटा उसे मिल जाएगा। असल में उसके बेटे को एक गर्भवती बंदरिया उठाकर ले गई थी। उस बंदरिया के पहले से 4-5 छोटे बच्चे भी थे। एक रात की बात है, संध्या का बेटा रात को नींद से जागकर भूख के कारण जोर जोर से रोने लगा था। कुछ ही दूरी पर एक पेड़ पर अपने बच्चों के साथ रहने वाली उस बंदरिया ने जब उस छोटे से बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वो उसे उठाकर न सिर्फ अपने साथ ले गई बल्कि उसे दूध भी पिलाया और अपने बच्चों के साथ ही उसे पालने लगी। उधर संध्या, पता नहीं मेरा नन्हा सा लाल कहाँ होगा, कहीं उसे किसी जंगली जानवर ने तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा दिया। तमाम आशंका के बावजूद रोती बिलखती संध्या हर दिन और रात को अपने बच्चे की तलाश में जाती रही। दुख के कारण उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था और वो हमेशा उदास रहती थी। उसके ससुराल वाले जब उससे उसकी उदासी का कारण पूछते तो वो कहती, नहीं कोई बात नहीं है, सब ठीक है। लेकिन एक रात की बात है, संध्या जब फिर से अपने बच्चे की तलाश में निकली तो उसके पीछे उसका पति, सास, ससुर और ननद सब निकल पड़े। संध्या उसी जगह पर पहुंची जहां उसने अपने बेटे के लिए पत्तों का घर बना रखा था। वो वहां पर बैठकर रोने लगी और, हे भगवान कुछ तो दया करो, मेरे मुन्ने को क्यों मुझसे दूर कर दिया? मुझे मेरा बेटा लौटा दो भगवान, लौटा दो। संध्या के ससुराल वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, संध्या क्यों रो रही है और वो अपने किस बेटे की बात कर रही है। पूरी रात संध्या उसी पत्तों की झोपड़ी के पास बैठकर रोती रही। अगले दिन की बात है, संध्या को एक छोटे से बच्चे की आवाज सुनाई दी। ये माँ की ममता कहें या एक माँ का अपने बच्चे की आवाज को पहचानना। उस आवाज को सुनकर, अरे ये तो मेरे मुन्ने, मेरे लाल की आवाज है। संध्या आवाज की दिशा में भागने लगी। उसके पीछे पीछे उसके ससुराल वाले भी चलने लगे। कुछ दूर जाने पर संध्या ने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसके छोटे से बच्चे को एक बंदरिया ने अपनी गोद में एक माँ की तरह उठा रखा है और उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है। उस बंदरिया के आसपास उसके छोटे छोटे बच्चे भी बैठे थे। वो भी अपनी माँ के साथ साथ संध्या के बेटे को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। संध्या ने जब ये देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी और उस बंदरिया के पास गई और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, लोग कहते हैं कि आप जानवर हैं, लेकिन जानवर आप नहीं, हम इंसान हैं। क्योंकि इंसान तो स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है। मैंने भी अपना स्वार्थ देखा। मेरा घर न टूटे इसलिए इस बच्चे के बारे में अपने ससुराल वालों को नहीं बताया और इसे जंगल में छोड़ दिया। लेकिन अब नहीं, आप इसे मुझे दे दें। ये मेरा बेटा है। माना कि मैंने गलती की थी और मेरी गलती के कारण ही ये पैदा हुआ, लेकिन ये है तो मेरा ही खून, मेरा ही टुकड़ा। मैं अपने ससुराल वालों से सब कुछ सच सच बता दूंगी। अगर उन्होंने मुझे स्वीकार किया तो ठीक, अगर नहीं किया तो मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। ये कहकर संध्या ने अपने बेटे को बंदरिया के हाथ से ले लिया। उसके ससुराल वाले जो ये सब कुछ देख रहे थे, ये दृश्य देखकर उनकी भी आंखें भर आई। उन्होंने न सिर्फ संध्या को माफ कर दिया बल्कि उस बच्चे को भी स्वीकार कर लिया। आज अंजलि की सुहाग रात है और अंदर ही अंदर वो बहुत उत्तेजित है। एक लड़की की सुहाग रात बहुत बड़ी चीज होती है। अभी वो आएंगे और मेरा घूंघट उठाएंगे, सोचकर ही मुझे शर्म आ रही है। अंजलि शर्म के मारे लाल हो रही है। इतने में उसके पेट में गुड़गुड़ आवाज होने लगती है और उसे जोर से पाद आती है। अरे बाप रे, इस टाइम पे पाद क्यों आ रही है? कोई बात नहीं, धीरे से छोड़ देती हूँ। ये बोलकर अंजलि ने धीरे से पाद दिया, लेकिन अंजलि का पेट खराब था। पाद मारते टाइम उसकी थोड़ी सी पॉटी निकल गई। अरे अरे ये क्या? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? इसे कैसे ढकूं? और तभी अंजलि का पति रमेश कमरे में आया। उसे देखकर अंजलि ने उस जगह के ऊपर तकिया रख दिया। अंजलि, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो तुम। आप भी ना कुछ भी बोलते हो।
रमेश और अंजलि बातचीत करने लगे, लेकिन अंजलि का ध्यान रमेश पर नहीं है। वो बस यही सोच रही है कि रमेश को उसकी करतूत पता न चल पाए। अंजलि बचपन से ही ऐसी है, हर 2 दिन में उसका पेट खराब हो जाता है। वो जब 10 साल की थी तब से उसने बाहर का खाना शुरू कर दिया। उसे तीखा खाना बहुत पसंद था। एक दिन उसकी माँ जानकी खाना लेकर उसके सामने आई। अंजलि ने थोड़ा सा खाना खाया और कहा, ये क्या माँ, इसमें तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं डालते आप। ज्यादा मिर्ची खाना अच्छा नहीं होता बेटी, पेट खराब होता है। नहीं माँ, मुझे मिर्ची दो, मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। अंजलि ने भर के मिर्च खाया और अगले ही दिन उसका पेट खराब हो गया। उसे दिन में 7 बार टॉयलेट जाना पड़ा, फिर भी वो नहीं रुकी। उसे मिर्च इतनी पसंद थी कि उसने भर भर के मिर्च खाना शुरू कर दिया और ऐसे ही वो बड़ी होती रही। वो कॉलेज जाने लगी, लेकिन एक दिन रात को उसका पेट इतना खराब हो गया कि बिस्तर पर ही उसकी पॉटी निकल गई। उसकी माँ ने कहा, हाय, मेरी बेटी की हालत देखो, कुछ दिनों बाद ससुराल वाले क्या बोलेंगे। और जानकी का वो डर ही आज सच होने जा रहा है। अंजलि ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और शादी के दिन भी भर भर के मिर्च खा ली। अरे पगली, आज तेरी शादी है, आज मिर्ची मत खा। तुम चुप रहो माँ, मुझे खाने दो शांति से। और रात को बिस्तर पर उसकी पॉटी निकल गई। रमेश भी कमरे में आ गया और बातचीत करते करते रमेश को बदबू आई। अरे अंजलि, ये बदबू कहाँ से आ रही है? बदबू? नहीं तो, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। अंजलि ने बात टालने की कोशिश की। रमेश भी बहक गया और अगले दिन अंजलि ने चादर धोकर सुखा दिया और उसकी सास बिमला ने कहा, अरे बहू, ये नया चादर क्यों धो रही हो? वो कुछ गिर गया था माँ। अंजलि ने बात को घुमा दिया और बाथरूम में घुस गई। वो दिन में 5 बार बाथरूम जाने लगी। ये कैसी लड़की है, इसे कितनी बार शौच करना पड़ता है, अजीब है। उसी दिन रात को अंजलि सो रही थी। रमेश उसके पास में ही था। तभी अंजलि का पेट फिर से दुखने लगा और फिर से उसकी पॉटी निकल गई। रमेश को बदबू आने लगी। अरे फिर से वही बदबू आ रही है। अंजलि, तुमने पाद मारा है क्या? नहीं तो, मैं वो सब नहीं करती। अंजलि ने बात टाल दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन अंजलि कब तक ऐसी बात को टालती। एक दिन सुबह रमेश बाथरूम में था कि तभी अंजलि पराठे के साथ 10 मिर्च खा गई और उसे जोर से पॉटी आ गई। वो बाथरूम की ओर भागी और देखा कि बाथरूम का दरवाजा तो बंद है। अरे ये क्या है, अब क्या होगा? मुझे तो बहुत जोर से आ रही है, अब मैं कहाँ पॉटी करूँगी? अंजलि भाग के अपने कमरे में चली गई। उसने बहुत देर तक पॉटी रोक के रखने की कोशिश की, लेकिन उससे और रोका नहीं जा रहा था। अरे बाप रे, क्या मुश्किल है, ये क्या नई मुसीबत है। एक काम करती हूँ, मैं यही कर देती हूँ, बाद में धो दूंगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये बोलकर अंजलि ने बिस्तर पर ही पॉटी कर दी और तभी बिमला कमरे के अंदर चली गई। छी छी छी, ये सब क्या है? ये सब क्या कर रही हो बहू? तुमको शर्म नहीं आई? वो माँ जी, मुझे बहुत जोर से आई थी। तो क्या बिस्तर पर ही कर दोगी? तभी रमेश भी वहाँ आ गया। अच्छा, तो सुहाग रात वाले दिन में भी तुमने यही किया था, इसलिए बदबू आ रही थी। तुम जैसी बीवी मुझे नहीं चाहिए। रमेश ने अंजलि को घर से निकाल दिया। अंजलि मार के चली गई और रोने लगी। जानकी ने कहा, देखा बेटा, इसलिए कहती थी इतनी मिर्ची मत खा। मैं समझ गई हूँ माँ, मुझसे गलती हो गई। अंजलि बदल गई। उसने मिर्च खाना बंद कर दिया और वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उसे ठीक कर दिया। उसने बिमला और रमेश से माफी भी मांग ली और फिर से उस घर में चली गई और इसके बाद वो